हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और मॉडर्न फिजिक्स बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। भले बात करें जेई की, भले बात करें नीट की, भले बात करें एडवांस की, कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बच्चों के लिए, 12 के लेवल पर, स्कूल लेवल पर, हर लेवल पर मॉडर्न फिजिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इस पर काफी स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एडवांस की जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो थी मैंने उसमें भी बताया था कि मतलब फिजिक्स में अगर कोई एक सेगमेंट है जहां से मार्क्स स्कोर करना थोड़ा आसान होता है, वो है सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स, है ना। मतलब काफी स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। तो कई सारे फॉर्मूलाज हैं भाई इस टॉपिक में। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट ले रहे हैं अभी, ठीक है। शायद बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं उसे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, सबको कवर करते हुए यहाँ पे जा रहे हैं, जो भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसपे क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी काफी लिख के रखा है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। और अपने क्या करने वाले हैं, एक एक कर सबको समझेंगे और मौका मिला तो उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लेंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं। मैं हमेशा नंबर 1 इस फॉर्मूला को बोलता हूं, रेडियस वाली फॉर्मूला। भाई हम लोग डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक सीरीज है भाई, फटाफट बस चीजों को याद करना है, ठीक है ना। R इक्वल्स टू 0.53 n² / z। अगर ये एक्सप्रेशन दिखता है तो क्या दिमाग में आ रहा है अपने को? पता है ये किसके लिए ट्रू है भाई? हम लोग पढ़ते हैं ये भाई हाइड्रोजन टाइप आइटम्स के लिए ट्रू है, सारे फॉर्मूला जो हम लोग ड्राइव करते हैं जनरली, ठीक है। और मतलब अगर बात करना हो हीलियम का तो लिखेंगे हीलियम प्लस। अब हाइड्रोजन टाइप एटम मतलब बाहर के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। हीलियम प्लस, तो हीलियम में भाई Z कितना होता है? 2, है ना। और उसके अगर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो n डालेंगे 1, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं तो n डालेंगे 2 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? पर जनरली क्वेश्चन ना रेशियोज पर आता है, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम सॉरी या फिर लिथियम और हीलियम के रेशियोज पर आएगा, ठीक है। तो अपने को क्या समझना है, अपने को इन फैक्टर्स को याद रखना है, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू n² / z, 0.53 इक्वलिटी के, बट यहां पे हम लोग को फैक्टर्स को याद रखने का मन है ज्यादा। तो क्या करेंगे भाई, सबके लिए नेमोनिक्स रेडी है, ठीक है। बहुत तरह के नेमोनिक्स हो सकते हैं बच्चों, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। अब जो अच्छा लगे, मैं ऑप्शन देता रहूंगा, पर संग में बोलते रहना, संग में बोलते रहना, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं R की, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं रोने दो जरा उसको, क्योंकि पहले तो पढ़ाई किया नहीं है, तो रोने दो जरा, है कि नहीं। रोने, यहां पे रो मतलब ये R, ने मतलब ये N, दो जरा उसको, क्योंकि पहले तो पढ़ाई किया नहीं है, अब तो रोने का मौका है, रोना ही पड़ेगा, पढ़ाई नहीं किया तो पहले। तो रोने दो जरा उसको, ठीक है। ये हो सकता है। कुछ बच्चे रन टू Z भी याद कर सकते हैं, र रेडियस न टू Z, रन टू Z, A to Z, रन टू Z, ठीक है, वैसे याद कर सकते हो। कुछ बच्चे ने मुझे सजेस्ट और भी किया था कुछ नाम, मैं अगर बोलूं तो बहुत सारा नेमोनिक्स बन जाएगा, पर ठीक है। रोने दो जरा उसको कैन बी वन ऑफ देम, रोने दो जरा उसको याद रहेगा, रोने दो जरा उसको। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं तो इसलिए बोलना भाई रोने दो जरा उसको, पढ़ाई किया नहीं है पहले तो रोने दो जरा उसको। तो भाई पहला रिलेशन याद हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई, वेलोसिटी की फॉर्मूला देखो। तो अब ये जनरल फॉर्मूला c/137, ये काम में भी आता है बहुत बार, ये कांस्टेंट, इस पर बेस क्वेश्चंस भी दिखे हैं पहले, मैं बता दे रहा हूं। तो ये जान के रखो, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर अगर बात करें डिपेंडेंसी की, फैक्टर्स की, तो v डिपेंड्स ऑन z/n, ठीक है ना। तो भाई अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे बोले? बहुत सारा तरीका हो सकता है, कोई भी एक नेमोनिक्स याद कर लो। एक बड़ा फेमस सा लाइन था, या फेमस सा गाना बोल सकते हो, वो जाने ना, अब जाना बोल के जाने ना बोल दो, वो जाने ना, ठीक है। गाना था ना तू जाने ना, तो इसको बोल सकते हैं वो जाने ना। गाना गा लो भाई, ठीक है, गा के बोल दो वो जाने ना, ठीक है भाई। गाना आके बोल दो वो जाने ना, याद कर लो इस तरह। नहीं, अगर ये एक ठीक है, नहीं तो इसका एक और ऑल्टरनेटिव नेमोनिक्स हो सकता है, V फॉर व ज न, वजन, एक संग मिलके वजन, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है ना भाई। तो जिस तरह याद रखना है भाई रख लो, गाना गाना है तो गाना गा लो, और नहीं तो ऐसे याद कर लो। तो इस तरह से V प्रोपोर्शनल Z/n याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं E पर। तो E क्या है, प्रोपोर्शनलिटी वाइज देखो तो Z²/n²। अब इस पर भी काफी सारे नेमोनिक्स पॉसिबल है, कोई भी एक याद करना है तो काम करते हैं, अपने कोई एक का बात करते हैं। तो बहुत सारे में एक फेमस है, E Z दो या ना दो, क्या फर्क पड़ता है ना भाई। E Z को
कंटिन्यू कर दो, इज्जत, है ना, इज्जत दो या ना दो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दो भाई, इसको नेमोनिक्स लिख के रख लो, इज्जत दो या ना दो, क्या फर्क पड़ता है, इज्जत दो या ना दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर इक्वालिटी चाहिए तो माइनस RCH लगा दो, इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो -13.6 लगाना पड़ेगा इक्वालिटी के लिए, पर अगर बात करें प्रोपोर्शनलिटी की तो Z2/2/N2/2 याद रखना। अब ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी है, ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बस ये प्लस साइन कर दो, बिकॉज काइनेटिक क्या होता है, हाफ mv²। चाहो तो काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी ना यहां से v को भी देख सकते हो भाई, v² क्या होता है, Z²/n² ना, v क्या है Z/n, तो v²/z² क्या होगा, Z²/n², है ना। वह जाना हम लोग बात करें थोड़े पहले, या वो जाने ना, वो जाने ना, वो जाने ना, मतलब क्या होगा, अगर हाफ mv² की बात करें जाए काइनेटिक एनर्जी में, तो v क्या है Z/n, तो Z²/n² v², तो यहां पे Z²/n², मतलब इसका डिपेंडेंसी भी क्या है, Z²/n², और पोटेंशियल एनर्जी का भी Z²/n²। बट अगर कोई बात करें वैल्यू वाइज तो कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होता है, ये याद कर लो भाई। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बस जो भी वैल्यू वही है, बट साइन प्लस में रहेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। बात करें टाइम की, तो भैया टाइम क्या होता है, 1.5 × 10⁻16 n³/z², ये डिराइव्ड है। मतलब अगर एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन टाइप एटम की, और अदर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं और फर्स्ट शेल की बात करते हैं, तो n कितना होगा 1, z कितना होगा 1, हाइड्रोजन एटम Z1 है ना, 1 एटॉमिक नंबर, और n कितना फर्स्ट शेल, तो 1.5 × 10⁻16 सेकेंड लगेगा उसे पूरा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में। अगर याद ना हो तो इधर आ जाओ, ठीक है। तो मेरे को लगता है काइनेटिक अगर एनर्जी याद है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी याद रहेगा, डिपेंडेंसी सेम है, एनर्जी तो एनर्जी रहेगा, है ना, यूनिट नहीं बदलता तो डायमेंशन कैसे बदलेगा, डिपेंडेंसी कैसे बदलेगा। बात करते हैं टाइम पीरियड की भाई, तो अगर बात करें प्रोपोर्शनलिटी की तो बहुत तरह के नेमोनिक्स, वापस कोई एक याद करना है, अगर कोई एक अगर याद करना है भाई, यहां भी तीनों के तीन इज्जत दो, तीनों के तीन इज्जत दो, है ना, जेड को इज्जत बोल दी। कुछ और करना चाहो कुछ और भी कर सकते हो, देखो यहां से स्टार्ट किए त तीन न, यहां पे खत्म हुआ कि तीन इज्जत दो, तीनों के तीनों इज्जत दो, वैसे से कर सकते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिपेंडेंसी याद हो गया, तीनों के तीनों इज्जत दो, ऐसे याद कर लो, या फिर कुछ और चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो, बट अभी के लिए कोई भी एक जिसको ज्यादा बोल चुके हो, ज्यादा बार यूज कर चुके हो, उसे यूज करो। अगर ऑलरेडी आप लोगों को निमोनिक्स बना हुआ है तो डिस्टर्ब मत करो, पर एक निमोनिक्स से याद रहेगा, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मुले तो डिराइव करते रह जाओगे एग्जाम में। अब टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा होता है, तो प्रोपोर्शनली Z², मैंने यहां पे इक्वलिटी नहीं लिखा इसके लिए, बिकॉज मुझे लगता ही नहीं कि काम में आता है कभी एग्जैक्टली वैल्यू क्या, हमेशा डिपेंडेंसी में ही काम में आएगा, फैक्टर वाइज ही काम में आएगा। दो तरह के एटम्स का F1:F2 निकालने बोला जाएगा, ठीक है ना, तो ये याद कर लो भाई। नेक्स्ट अगर बात करें ओमेगा, तो ओमेगा भी क्या होता है 2πf, तो ओमेगा का भी डिपेंडेंसी क्या रहेगा Z² प्रोपोर्शनल टू n³। तो अगर तीनों के तीनों इज्जत दो याद है तो उसका उल्टा उसका उल्टा, तो टाइम पीरियड लिख के कर लोगे। मोमेंटम यह P क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो अगर बात करें लीनियर मोमेंटम की भाई, एक एक सारे फॉर्मुलास को बस समझ लो, सुन लो, बिकॉज उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आते हैं, फॉर्मुलास पे गलती होती है। मोमेंटम क्या हुआ m×v, लीनियर मोमेंटम होता है m×v, m×v, m तो डायमेंशन लेस है, तो बचा किस पर डिपेंडेंसी, v मतलब वजन, वजन या वो जाने ना, है ना, वो जाने ना मतलब z मतलब z, तो भाई क्या हो गया प्रोपोर्शनलिटी Z/n, हाँ या ना, ठीक है, मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पे। अगर बात करें एंगुलर मोमेंटम की, P से हम लोग लीनियर मोमेंटम डिनोट करते हैं और L से हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं, तो क्या है ये mvr, या तो mvr देख लो, तो भाई v क्या है वजन Z/n, और r क्या है, r क्या बोले थे भाई हम लोग ने, r हम लोग ने बोला था भाई रो ने दो जरा उसको, तो रो ने दो जरा, है ना, रो ने दो जरा, ध्यान रखना भाई, अगर नहीं नोट किया हो तो पीछे जाओ और फिर नोट कर लो। तो अगर n2 करेंगे तो z कट जाएगा, n² में ऊपर खाली n बचेगा, या तो ऐसे याद कर लो, या एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बोर के मॉडल से ही आया है क्या, दैट L इज प्रोपोर्शनल टू, और L इज इक्वल टू NH/2π, h/2π क्वांटाइजेशन होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, या तो इसका एक गुना होगा या तो इसका दो गुना होगा, जो रदरफोर्ड मॉडल से ठीक किया गया था, है ना, बोला गया था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, तो L इज प्रोपोर्शनल टू n, सीधा याद कर लो, एक सीधा याद कर लो, एक सीधा याद कर लो, नहीं कुछ रहे तो ये NH/2π वाला फॉर्मूला याद रखो, याद करना है, जरूरी नहीं कि नेमोनिक्स हो, मैं ये बोल रहा हूं, मुझे फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, टिप पर रखना है एकदम, ठीक है।
आगे बात करते हैं, अगर मैंने ऊपर, हो सकता है ऊपर का दिख नहीं रहा हो, एकदम टॉप में मैंने लिखा है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है ना यहाँ पर न्यूक्लियस के अबाउट में, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला काम में आता है। तो जिनको याद हो, अच्छा बात, जिनको याद ना हो, हम लोग डिराइव कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा एक बार देख लो, mv²/r होता है। फॉर्मूला याद रखने वाले, बड़े एक बार के लिए बस नोट कर रहे हैं। v क्या हो गया, वो जाने ना, तो z²/n²। r क्या है, r है n²/z। प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं, m को भूल जाएंगे, तो भाई क्या हो जाएगा ये n²/z, मतलब n टू पावर हो जाएगा 4 और z ऊपर जाएगा तो पावर 3, ये हो गया प्रोपोर्शनल। m हटा दे रहे हैं ना, तो प्रोपोर्शनल हो गया। z³ n टू पावर 4, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ नेमोनिक्स चाहिए अगर, तो यहां पर आओ, शुरू करते हैं a, ठीक है। a जरा, या तो देख लो जरा 3 नंबर वाले को बोलो चौका मारे, गंदा हो रहा है। a जरा 3, दिख रहा है 3 यहां पर नंबर, 3 नंबर वाले को बोलो चौका मारे, ठीक है। a जरा 3 नंबर वाले को बोलो चौका मारे। या फिर एक बड़ा फेमस सा है a जतिन, z3, a जतिन ने चौका मारा। ए बोलते ना, ए जतिन ने चौका मारा, ए जतिन ने चौका मारा। तो कोई भी एक स्लोगन से याद कर लो, तो इससे फॉर्मूला याद हो गया, और नहीं तो सीधा ड्राइव कर लेना, ठीक है। आई की बात करें अगर, आई क्या है, आई है ऑर्बिटल करंट। वो जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना चार्ज पर टाइम, तो यहां पे E/टाइम पीरियड लिख दो, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम पीरियड रहेगा। और टाइम पीरियड क्या है भाई, क्या बताया था भाई हम लोग ने, कहां गया, तीनों के तीनों इज्जत दो, तीनों के तीनों इज्जत दो, मतलब उल्टा, ये हो गया z² प्रोपोर्शनल टू n³। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडेंसी भी क्लियर हो गया। कुछ लिखने में गलती हो गया क्या, n³/z², हो सकता है मैंने वहां पे लिखने में गलती कर दिया था भाई, इसको तो देख लेना, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा क्या बोल रहा मैं। q/t, q क्या है कांस्टेंट, और t क्या है n³/z², तो n³/z² ऊपर चला गया, तो इस तरह का डिपेंडेंसी रहेगा। तो पहले मैंने गलती किया था, तो ठीक कर लेना, ठीक है, उसको हटा दिया। अब आगे बात करते हैं। अब होता है बहुत बार नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पर क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो भाई। आई होप बहुत लोग लाइमन, बामर, पास्टन, पीफंड, ब्रैकेट सीरीज जो पढ़ते होगे ना, आई गेस बहुत लोगों को याद होगा, है ना भाई, बहुत लोगों को याद होगा लाइमन, बामर, पास्टन। अगर वो सब याद हो तो बोलना, उस पर भी नेमोनिक्स हो सकता है, पर आई गेस मैक्सिमम लोग 11 से पढ़ने तो याद होगा लाइमन, पास्टन, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, है ना। तो कहा जाता है कि इस पर एक बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं कि भाई अगर मान लो शेल नंबर ये n1 है, ठीक है, और यहां से गिरा नंबर 3 पर, एग्जांपल लेते हैं, ये n2 है, तो n1 होगा अगर ये 1 2 3 4 एग्जांपल लेते हैं, और अगर n1 4 और n2 अगर 2 है लेट्स से, तो यहां डालेंगे 4 - 2 बाई इंटू 4 - 2 + 1 बाई 2, इतने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलने के चांसेस है। मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके फिर ऐसे जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जाए, हो सकता है जो भी, तो जितने नंबर ऑफ, जितने जंप्स पॉसिबल होंगे उतने नंबर ऑफ एमिशंस पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला हो गया ये वाला, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये फॉर्मूला है कि मैक्सिमम लोग बच्चे समझते हैं 1/λ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे वेव नंबर भी कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू -13.6 z² बाई 1/n² - 1/n², जहां पे n और n2 क्या है, किस शेल से किस शेल पे जंप हुआ, ठीक है, जहां पे z हो गया एटॉमिक नंबर हो गया। फॉर्मूला याद कर लो भाई, और यहां पे इक्वल्स टू hc/λ। अगर ये वाले एनर्जी इस वाले एनर्जी में फर्क है भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके लिए, ये जो फोटोन आ रहा है उसके लिए hc/λ। तो बहुत बच्चे मिक्स करते हैं, ये अलग है भाई, ये अलग है, ये फोटोन के लिए है जो फोटोन हिट कर रहा है, hc/λ 12420/λ इन एंगस्ट्रॉम, इस तरह लिख सकते हैं बहुत लोग, ठीक है, फाइन। तो ये इस तरह से हम लोग इन फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। अभी अगर हम लोग को और जरूरत पड़ा तो हम लोग इस पर और भी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं भाई, जो मैं आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। बट किसी एक बच्चे की डाउट थी भाई, उसको एक बार कवर कर लें, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो एक बच्चे ने पूछा सर, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। तो हाइड्रोजन का अगर बात करें एनर्जी का, तो -13.6
होता भी एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो अपने इसको रख के रख लिए, कुछ नहीं बात कर रहे हैं इस बारे में। और यहां पे हम लोग को पता है Z और N दोनों 1 पुट किया गया, तभी ये आया, है ना। हीलियम की बात करें तो हीलियम का बोला गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N = 2, ग्राउंड के बाद वाले स्टेट को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो Z की जगह भी 2 बिकॉज हीलियम है, और एक्साइटेड स्टेट मतलब सॉल्व करेंगे तो वापिस यही आ जाएगा, तो आंसर भी यही रह जाएगा। आई होप जिस बच्चे का डाउट था उसे आंसर मिल गया होगा। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन इन नेक्स्ट वीडियो, दिस मच फ्रॉम दिस। और जिसे जो लगे कि सर ये और बात करें या फिर इस टॉपिक को आप स्किप कर दें, इस पर और डिस्कशन करना चाहिए, मैं उस पर बात करता रहूंगा, कमेंट डाउन में बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो कीप लर्निंग, एकदम फील के संग फॉर्मुलास याद करते रहो। बहुत सारे तरीका होते हैं भाई याद करने के, पर इन फॉर्मुलास को जरूर दिमाग के टिप पर रखो। हर फॉर्मुला एग्जाम में डिराइव करना टाइम कंज्यूम करेगा बहुत सारा। दिस मच, थैंक यू।